हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, ये हिस्ट्री के क्लास 6 का चैप्टर 2 का वीडियो है और इससे पहले चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। और आपका बिहार शिक्षक भर्ती के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, टॉपिक वाइज क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ब्रीफ में डिस्कशन मैंने किया है और 2 पार्ट वीडियो के अपलोड किया है, जिसमें आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जनरल साइंस में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, उसका वीडियो है। अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसका प्रीवियस ईयर पैटर्न और उसका सिलेबस। तो अगर नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्या, कब, कहाँ, कैसे, चैप्टर नंबर 2 है ये हिस्ट्री का, और ये जो बिहार बोर्ड की बुक्स है उस पे बेस्ड है। बुक ही पूरी उसी पे ही हम करेंगे लाइन बाय लाइन। और एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उनको मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, तो आप पेन और पेपर लेके बैठिएगा और की पॉइंट में आप नोट कीजिएगा। क्योंकि की पॉइंट में नोट करने का ये होता है कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आपको क्विक रिवीजन में आसानी हो जाती है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वे में स्टडी कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में वो है कि हम अगर कम इनपुट देके ज़्यादा आउटपुट प्राप्त करना, यानी कि मेहनत तो स्मार्ट तरीके से मेहनत करेंगे और जो रिजल्ट है उसका 100% लेके आएंगे। तो अगर स्मार्ट वे में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, तो स्मार्ट वे में प्रिपरेशन कीजिए। सिर्फ लाइन के पीछे मत भागे कि वन लाइनर क्वेश्चंस कर लिया आपने और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग उस पैटर्न को पकड़िए और पिन पॉइंटेड स्टडी कीजिए बस। क्योंकि हो सकता है लाइन बाय लाइन आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको शायद सेटिस्फेक्शन हो कि आपका टाइम सेव हो रहा है, लेकिन अगर वहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया बीपीएससी ने, तो आपके पास तो आंसर होगा नहीं करने के लिए, क्योंकि ना तो आपने कंसेप्ट पढ़ा है, कंसेप्ट पढ़ोगे नहीं तो फिर क्वेश्चन को आंसर कर कैसे पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ये बीपीएससी टीआरई बिहार बोर्ड की बुक से प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 के लिए, इसमें ये प्रैक्टिस वर्क बुक है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही किसी भी पर्सन को परफेक्ट बनाता है। तो ये बीपीएससी के न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। जैसे कि 30 मई को बीपीएससी ने जो घोषणा की थी न्यू पैटर्न की, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80+40 का रेशियो रहेगा। तो मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको डिटेल में बीपीएससी ने जो भी मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चंस पूछे थे, तो उन क्वेश्चंस 200+ क्वेश्चंस है, उनको मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अगर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति का थ्योरी और जो एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, स्पेशल जो बिहार से क्रांतिकारी भाग लिए थे वो सब भी उसकी थ्योरी और क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो अगर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि 20 नंबर का तो ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिया है, तो 20 नंबर तो आपके कंफर्म है। अगर नहीं पढ़ा हो तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये आपका भाषा लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक अगर आप लेना चाहते हैं, तो अगर आपके आसपास बुक स्टोर है आप वहां से भी इन बुक्स को परचेस कर सकते हैं, या फिर इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक से, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास में आपको क्या क्या मिलता है, 70,000+ तो आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, 700+ एग्जाम को कवर करा होते हैं, और री अटेम्प्ट मिलता है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको री अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रो प्रैक्टिस क्वेश्चन जिनको आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं आपको, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप पास प्रो लीजिए। टेक्स्ट बुक पास में सिर्फ आपको मिलता है 70,000+ मॉक टेस्ट। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप पास प्रो लीजिए, चाहे आप बिहार शिक्षक के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो 700+ एग्जाम को कवर करता है पास प्रो। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप 700+ एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और डिस्काउंट के लिए आप JJPOI कोड को यूज कर सकते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे, इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें क्या होता है कि अगर हम पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके साक्ष्य हमें या तो किसी बुक से मिलते हैं या फिर हमारी जो दादी नानी कहानियां सुनाती हैं उनसे मिलते हैं।
तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। हजारों साल पहले क्या हुआ था कैसे पता लगाएंगे? तो हजारों साल पहले क्या हुआ था कैसे पता लगाएंगे? या तो फिर टेलीविजन अखबार की मदद लेते हैं, या फिर 10-20 साल पहले की बात होती है तो हमारे दादी नानी जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो हमें जानकारी देते हैं। अध्ययन काल का निर्धारण कैसे करें, यानी कि अध्ययन जो हिस्ट्री में हमारे क्या था उसका निर्धारण हम कैसे करते हैं? तो अंत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि अनुसार अध्ययन व विश्लेषण इतिहास का विषय, यानी कि हिस्ट्री है क्या, तो जो हमारे पास्ट में क्या है उसको हम जानते हैं। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है, यानी कि इतिहास को 3 पार्टों में बांटते हैं हम। तो 3 पार्ट होते कौन कौन से हैं? एक तो होते पुरापाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, एक होता है नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल जो 9000 ईस्वी पूर्व का टाइम पीरियड होता है वो, मध्य होता है 9000 से 4000 ईस्वी पूर्व का टाइम पीरियड, और जो नवपाषाण काल है वो हो जाता है 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व। तो ये जो आपका ये एनसीईआरटी की है और ये बिहार बोर्ड की बुक से, तो आप दोनों साथ में कवर करके चलिए और की पॉइंट नोट कीजिए, क्योंकि अगर की पॉइंट बनाएंगे ना तो आपको क्विक रिवीजन में आसानी होगी, क्योंकि ये एग्जाम टाइम में पूरा वापस से रिवीजन कर पाना भी पॉसिबल नहीं होता। तो अगर क्विक नोट शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। किसी भी शॉर्ट नोट से आप चैप्टर को रिवीजन करते हैं तो आपको 10 से 5 मिनट ही लगते हैं बस। और प्राचीन मध्य और आधुनिक भारत। अब प्राचीन मध्य और आधुनिक काल, यानी कि प्राचीन काल जो एशियंट हिस्ट्री है, यानी कि पूरा पाषाण काल। मध्यकाल हो गया जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन प्राचीन काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, और जो नवपाषाण काल है उसमें आपको लिखित साक्ष्य मिलते हैं। तो ये टाइम पीरियड हो गया। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती है। भारत में प्राचीन काल मानव जाति आरंभिक क्रियाकलापों में 8वीं शताब्दी के पूर्व 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है, यानी कि 700 से 750 का जो टाइम है वो पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिसको 8वीं शताब्दी बोलते हैं। इस काल में मनुष्य आग व पहिए का उपयोग सीखा, खेती पशुपालन सीखा, यानी कि जो पूर्व ऐतिहासिक काल है उसमें मनुष्य क्या क्या सीखता है? आग का यूज सीखता है, पहिए का उपयोग सीखता है, खेती पशुपालन, गांव और कस्बों और शहर का विकास, यानी कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है। 6ठी शताब्दी संगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ। कालांतर में विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। जब हम 6ठी शताब्दी तक आते हैं तो जो हमारे साम्राज्य स्थापित होने लग जाते हैं, तो राज्य छोटे छोटे राज्यों में अस्तित्व में आने लग जाते हैं। 8वीं शताब्दी के मध्य 750 में राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ के टूटने लगता है। उसके बाद जो नए नए साम्राज्य स्थापित होने लगते हैं, छोटे छोटे राजा पनपने लगते हैं। तो ये सब है इसमें। अब इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से इसको चैप्टर को चाहे पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम सिर्फ की पॉइंट स्टडी करेंगे, जिससे कि शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा। आधुनिक काल का आरंभ 18वीं शताब्दी में होता है, यानी कि 1857 की क्रांति का जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, अंग्रेजों का टाइम पीरियड जो रहता है बेसिकली। इसमें क्या होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था, दुर्भाग्यवश नई प्रशासन व्यवस्था, विदेशी कंपनियां भारत में आने लग जाती हैं, आर्थिक संसाधनों का लाभ मिलने लग जाता है, अंग्रेज स्टैब्लिश करते हैं। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं, यानी कि आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना कहलाता है उपनिवेशवाद। अब आप नोट्स कैसे बनाएंगे? यहाँ पे लिख लीजिए उपनिवेश, हेडलाइन डाल के, तो फिर थोड़ा सा डाल दीजिए आर्थिक संसाधनों का विकास। बस इतना ही आप कॉपी में लिख लीजिए। जब आप उपनिवेश को पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा आर्थिक संसाधनों का विकास उपनिवेश कहलाता है। किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार, उसका आर्थिक शोषण करना स्वाभाविक। औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, सत्ता अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। 1947 में भारत को आजादी मिली।
मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं? इनके इतिहास के बारे में जानने के लिए या तो हमें उनके बुक्स में पढ़ेंगे या फिर उनका कोई लिखित साक्ष्य होगा या फिर हमारे जो दादी नानी कहानी बताते हैं उन पर होते हैं। तो हमें जो इतिहास की जानकारी कई सोर्सों से मिलती है। जो अतीत में लिखी गई पुस्तकें, तो जो अतीत में लिखी गई पुस्तकें होती हैं और हस्तलिखित पुस्तकें होती हैं उनको पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि होती है जो जिसके साक्ष्य हमें इतिहास में मिलते हैं और वो पुस्तकें जो हाथ से लिखी हुई होती हैं। तो इसके लिए आप की पॉइंट क्या नोट करेंगे? पहले तो डालेंगे पांडुलिपि, अब हस्तलिखित किताब या हाथ से लिखी बुक। इतना ही लिख लीजिए, बस आपको याद हो जाएगा हाथ से लिखी हुई बुक पांडुलिपि होती है। अब जो पांडुलिपि है ये लिखी किससे जाती है? ये ताड़ के पत्तों से या भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। यानी कि जो पत्तों पे लिखी हुई है तो अब तक तो नष्ट हो चुकी होंगी, लेकिन कुछ है जो पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी और पालीगंज में स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह जो सार्वजनिक लाइब्रेरी है उसमें हम देख सकते हैं। तो एक इससे आपका ये क्वेश्चन बन के आएगा कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, स्टेटमेंट बन के आ जाए तो हाथ से लिखी बुकें। और ये कहाँ मिलती है? पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी में और भरतपुर के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक लाइब्रेरी में। यहाँ से सिर्फ आपका इतना ही पूछा जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। ये है आपकी पांडुलिपि और ये है इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से प्राप्त करते हैं। अभिलेख पर पत्थर, धातु की सतह, नुकीली औजार द्वारा उत्कीर्ण किए जाते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं तथा उनके आदेश यानी कि राजाओं जो रूल्स बना के रखते थे उनकी कहानियां मिलती है हमें। जहाँ अधिक से अधिक लोग आते थे, अधिक से अधिक लोग उन्हें देख सके, आदेशों का पालन कर सके। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई, इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के मध्य से हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुएं यानी कि हिस्ट्री में हमें कौन कौन सी वस्तुएं मिलती थी? पत्थर, ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, औजार, बर्तन, आभूषण, मूर्ति, चित्र, सिक्के। ये पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती है। प्राचीन होने के कारण जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी कि पुरातत्वविद हम किसे कहेंगे? जो पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करेगा। वस्तु का अध्ययन, पुरातात्विक विद। इतना ही नोट कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाओ और फिर आप जैसे पूरा चैप्टर हो जाता है वीडियो को सुनो और एंड में जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको रिवीजन करो। तो क्विक रिवीजन होगा, स्मार्ट स्टडी कहलाएगी आपकी। कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट ले पाओगे। पुरातात्विक वस्तुओं में जानकारियाँ मछलियों की हड्डियों से भी मिलती है जिसमें अनुमान लगाते हैं कि आकार प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यानी कि हम जो हमारे जो जीवित जीवाश्म हैं उनका एक तो होता है कार्बन डेटिंग, दूसरा होता है यूरेनियम डेटिंग। तो पृथ्वी में जो अवशेष होते हैं उनका पता लगाते हैं, यानी कि जो पृथ्वी के जीवन काल का निर्धारण वो तो होता है यूरेनियम डेटिंग से। कार्बन डेटिंग होते हैं तो जमीन में जीवित जीवाश्म होता है ना, उनके एज का अगर हम पता लगाते हैं तो वो हो जाती है कार्बन डेटिंग। जीवित जीवाश्म, इसको आप सिंपल ट्रिक लगाइए कि जीवित जीवाश्म जिसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे तो कार्बन डेटिंग, और यूरेनियम डेटिंग होती है जो पृथ्वी के काल का निर्धारण करता है। डॉक्टर स्नूपर, ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में आया था एग्जाम में। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वो भी पूछ लिए जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा इस वे में ही आप अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना, वन लाइनर के पीछे ना भाग के। स्नूपर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान पे खुदाई के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल में स्तंभ निकाले। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल में स्तंभ निकालते हैं डॉक्टर स्नूपर। खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए तो साम्राज्य की समृद्धि और भव्यता का प्रकाश पड़ता है। अब इस तरह पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों से आधार पर पुरातात्विक इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं। सिक्के शासक द्वारा जानकारी
किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह, कोई लिपि अंकित होती थी। खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि अभी मैंने बताया था आपको कार्बन डेटिंग। कार्बन विधि, जिसमें क्या होता है कि यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं को एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है, यानी कि कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें निश्चित दर पर छोटे छोटे कण मिलते हैं। मनुष्य, पशु, पौधा जिंदा होते हैं तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल में कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण खो देते हैं। यानी कि जो कार्बन वो इन्वायरमेंट से लेंगे उसको खो देंगे। जब कोई मर जाता है तो वायुमंडल में कार्बन 14 नहीं लेता, यद्यपि इसमें एक निश्चित दर पर खोजा जाता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर आयु निश्चित करते हैं। यानी कि जो जीवित जीवाश्म है, जीवित या मृत जीवाश्म, यानी कि जो सड़े गले जानवर वगैरह मर जाते हैं या फिर पेड़ पौधे जो दब जाते हैं, उनका पता कार्बन डेटिंग से लगाया जाता है। कार्बन 14 यूरेन ये है, ये इसका आइसोटोप यानी कि समस्थानिक। यहाँ से इतना पूछा जाएगा आपके। तिथियों का मतलब, प्राचीन काल में तिथि शास्त्र की गणना विक्रम संवत, शक संवत के आधार पर होती है। अब पूरे विश्व में मानक रूप में तिथियां गणना मुख्यतः ईसाई धर्म ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म की तिथि से हम क्या करते हैं, तिथियों की गणना करते हैं। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अब एक तो होता है बीसी, एक होता है एडी। बीसी होता है बिफोर क्रिस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म का समय होता है। बीसी ईसी पूर्व जिसको बोला जाता है। और ये होता है एना डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब ये देख लीजिए 5000, 10,000, इधर जब हम आते हैं बुद्ध, ये बीसी तो उल्टा चलता है और एडी सीधा चलता है। तो अब हम यूज करते हैं वो एना डोमिनी टाइम पीरियड यूज करते हैं, जो ईसा मसीह के बाद का टाइम पीरियड है। ईसाई मसीह के जीवन को शून्य माना जाता है, यानी कि जब ईसाई मसीह का जन्म होता है उनको 0 टाइम पीरियड माना जाता है। जन्म से पूर्व की स्थिति अंग्रेजों में बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईसी पूर्व लिखते हैं। इसी प्रकार इनके जन्म वर्ष से होते हैं। यदि 2009 ईस्वी यानी कि एनो डोमिनी लिखा देखते होंगे, एडी लिखते हैं ना, जैसे 2009 अभी हमारे 23 चल रहा है, 2500 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ था। इसका अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले का समय। अब आता है आपका भौतिक पृष्ठभूमि। प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम भौतिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। यानी कि फिजिकली हम अपने इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो है 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उत्तर के एक तो आता है उत्तर का पर्वतीय एरिया, तराई जंगल के मध्य प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं, सिक्किम। यानी कि जो हमारे नॉर्थ का ये वाला एरिया है ना, जो माउंटेन एरिया, एक उस पार्ट में विभाजित करेंगे। दूसरा आता है नॉर्मल, यानी कि गंगा का मैदान, जहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है, गंगा यमुना वाला एरिया। थर्ड आता है दक्षिण पठार के मध्य, यानी कि नर्मदा तापी नदी जो बहती है, विंध्या और सतपुड़ा की पहाड़ी। विंध्या सतपुड़ा क्या करती है, उत्तर और दक्षिण को अलग करती है। फिर आता है सुदूर दक्षिण, यानी कि जो बिल्कुल साउथ वाला एरिया आता है, गोदावरी, वो। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि भारत को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 पार्ट में। प्राचीन उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिम तथा मध्य एशिया से अलग करती है, यानी कि पश्चिम और मध्य एशिया से अलग करती है। लेकिन पर्वतों के अनेक दर्रे, जैसे कि खैबर जो अफगानिस्तान में है, बोलन गोमल दर्रा के मध्य है। भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। दर्रे पहाड़ियों के बीच सकरे रास्ते होते हैं। उनके दर्रे किसको बोलते हैं, जो 2 पहाड़ियों के बीच के सकरे रास्ते। अब आपसे पूछ लिया जाए दर्रे क्या है, तो यानी जैसे ये 2 पहाड़ियां हैं कोई, इनके बीच कोई सकरा रास्ता निकलता है तो वो कहलाता है दर्रा। लोगों ने सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में मेहरानगढ़ का एरिया है। मेहरानगढ़ के एरिया में सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती स्टार्ट होती है। भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू होता है। उत्तर पश्चिम में सिंधु का सहायक नदियां बहती हैं, इनकी जो नॉर्थ ईस्ट में सिंधु की सहायक नदियां रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, ये सब बहती हैं।
नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास होता है। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व गारो खासी जयंती जो कि मेघालय में पाई जाती है। आदिवासी मानव जाति समूह है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्याचल जो पर्वतमाला है, दक्षिण में ब्रह्मगिरि का स्थल लगभग 3000 साल पहले महापाषाण संस्कृति का निर्माण किया। तो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी, पश्चिम गंगा उसकी सहायक नदियां। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोलडीवा में आप और चोपनी मांडो ऐसे स्थल है जहाँ सबसे पहले चावल के प्राप्त हुए। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है गेहूं और जौ के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलते हैं, गेहूं प्लस जौ के वो मिलते हैं मेहरानगढ़ में, चावल के मिलते हैं कोलडीवा में। उत्तर भारत में बहने वाली गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। यहाँ शासक बहुत अधिक शक्तिशाली एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यानी कि सबसे पहले मगध साम्राज्य स्थापित होता है, नहीं सॉरी, मगध में नंद वंश जो गणानंद स्थापित करते हैं। भौतिक रूपरेखा के विवरण से स्पष्ट है कि उपमहाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु कभी कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। जैसे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी, समुद्र जोखिम उठाकर एक दूसरे से यात्रा करते थे, एक दूसरे से खरीद बिक्री यानी कि ट्रेड करते थे पानी के माध्यम से। अब देश का नाम यानी कि जो हमारे भारत का नाम है वो भारत कैसे हुआ। हम अपने देश के लिए इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द को कहाँ से लिया गया, इंडस से। उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानी और यूनानियों को सिंधु और हिंदोस कहा जाता है। यानी कि जो सिंधु ईरान से आते थे ना, उनको सिंधु या हिंदोस कहते हैं क्योंकि सिंध एरिया से आते थे। तो इंडस कहा जाता था। इस नदी के पूर्व मध्य स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया, यानी कि जो नदी के पूर्व का हिस्सा था वो इंडिया कहलाता था। फारसी में यही शब्द हिंद और हिंदुस्तान, ईरान में तो सिंधु कहते थे, फारसी में हिंद और हिंदुस्तान। इसी तरह दूसरी मान्यता प्राप्त के अनुसार देश का नाम भारत मानव समूह के नाम पर पड़ा जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि ऋग्वेद में जो हमारे सेंट्रल एशिया बोलते हैं ना कि आर्यन कहाँ से आए थे, तो वो सेंट्रल एशिया से आए थे, तो इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में भारत मानव जीवन कैसा था, प्राथमिक समाज कैसा था, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, इनके बारे में जानेंगे। ये थे आपके चैप्टर की क्या कैसे हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ। क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से इसके। मनुष्य, पशु, पौधे अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किससे करते हैं, कार्बन 14 विधि से। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है, तो कौन अलग करता है, विंध्य पर्वत। चावल के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले थे, कोलडीवा में या चोपनीवाड़ में। गेहूं के साक्ष्य और जौ के मिलते हैं मेहरानगढ़ में। तो किस क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो मगध आएगा यहाँ पे, मगध क्षेत्र। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में बांटा जाता है। कुम्हार नामक स्थान की खुदाई डॉक्टर स्वप्निवार करके थे, वो थे, जैसे मैंने बताया भी था आपको, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आधुनिक काल का आरंभ होता है ईसा मसीह के जन्म से। महापाषाण संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ, पांडुलिपि। उसके बाद आपका आता है मैच द फॉलोइंग। खासी क्या है, जयंती, गारो खासी जयंती जो कि मेघालय में पाई जाती है। मगध एक सबसे बड़ा साम्राज्य सबसे पहले स्थापित होता है। मध्य पाषाण संस्कृतियां दक्षिण भारत की है और अनाज के प्रमाण चोपनीवाड़ों में मिलते हैं। ये थे आपका चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और जितना हो सके शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि आप जितने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे लास्ट में आपको रिवीजन करने में उतना ही आसानी होगा। एक बार पूरे चैप्टर को पढ़िए, शॉर्ट नोट्स की पॉइंट नोट कीजिए। की पॉइंट को आप पढ़ने में 5 से 10 मिनट लगेंगे तो रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो स्टडी को कीजिए लेकिन स्मार्ट तरीके से। जय हिंद, जय भारत।